द मर्डर दैट नेवर हैपेंड, एक ऐसी हत्या जो कभी हुई ही नहीं। लंदन, नवंबर 1894। सड़कें बारिश से भीगी थी। गैस लैंप की पीली रोशनी धुंध में घुल रही थी और हवा में कोयले के धुएं की गंध फैली थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की से निकलती रोशनी उस रात कुछ ज्यादा तेज थी। डॉक्टर वॉटसन अपने पुराने मित्र शर्लॉक होल्म्स से मिलने आए थे, कई महीनों बाद। मेज पर बिखरे थे दर्जनों अखबार, हर एक पर किसी न किसी अपराध की सुर्खी। होल्म्स अपनी पाइप पीते हुए गहरी सोच में थे। उनकी आंखें स्थिर थी, पर मन में कोई गहरी हलचल थी। वॉटसन ने कहा, तुम फिर किसी केस में डूबे हुए लगते हो। होल्म्स होल्म्स ने धीरे से कहा, कभी कभी वॉटसन, मुझे लगता है कि अपराध भी संगीत जैसा है। कुछ स्वर साफ सुनाई देते हैं, बाकी ध्वनियां बस शोर होती है, और मैं आज उसी शोर में एक संगीत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। वॉटसन मुस्कुराए, और वो कौन सा संगीत है आज? होल्म्स ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अखबार उठाकर वॉटसन की ओर बढ़ाया। शीर्षक था, प्रसिद्ध बैंकर चार्ल्स व्हिटबी लापता, पुलिस को संदेह गबन का। वॉटसन ने पढ़ा, गबन? व्हिटबी, वही जो पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले बैंक में पार्टनर थे? बिल्कुल, होल्म्स ने कहा, और उनकी पत्नी इलियनर व्हिटबी ने पुलिस को बताया कि उनके घर में खून के निशान मिले। पर पुलिस का कहना है कि व्हिटबी खुद पैसे लेकर भाग गया। वॉटसन ने कहा, तो मामला सरल है, या तो वो भगोड़ा है या मारा गया है। होल्म्स ने पाइप नीचे रखी। यही तो समस्या है वॉटसन, हत्या के सबूत है, पर शव नहीं, और जब शव नहीं होता तो हत्या कभी साबित नहीं होती। इसलिए ये हत्या शायद हुई ही नहीं। वॉटसन कुछ कह पाते उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। होल्म्स ने सिर उठाया। शायद संगीत का अगला स्वर आ गया। दरवाजा खुला। अंदर एक औरत खड़ी थी, सादी नीली कोट में, चेहरा पीला, आंखें नम। वो कांपती आवाज में बोली, क्या आप मिस्टर शर्लॉक होल्म्स हैं? जी हां, होल्म्स ने कहा, आइए, बैठिए। डॉक्टर वॉटसन, कृपया इन्हें कुर्सी दीजिए। औरत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम इलियनर व्हिटबी है। वॉटसन चौंके, व्हिटबी? यानी वही जिनके पति? जी, उसने कहा, मेरे पति गायब है। पुलिस कहती है कि वो भाग गए, लेकिन मैं जानती हूं वो मरे हैं। होल्म्स ने चुपचाप उसे देखा, एक लंबी नजर से, जैसे किसी किताब को पहली बार पढ़ रहे हों। फिर बोले, आप क्यों मानती हैं कि वो मारे गए हैं जबकि कोई शव नहीं मिला? इलियनर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने उस कमरे में उनका खून देखा, मिस्टर होल्म्स। वो मेरे पति का था, मैं जानती हूं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं। होल्म्स ने कहा, क्या आप घटना की रात का वर्णन कर सकती हैं? वो बोली, वो रात शुक्रवार की थी। मेरे पति हमेशा की तरह रात 9 बजे लौटे। वो परेशान लग रहे थे। रात के खाने के बाद वो अपने अध्ययन कक्ष में गए और दरवाजा बंद कर लिया। करीब आधी रात को मैंने एक जोर की आवाज सुनी, जैसे कुछ गिरा हो। मैं भाग कर पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया तो कमरा अस्त व्यस्त था। फर्श पर खून था, पर वो खुद गायब थे। वॉटसन ने कहा, कोई जबरदस्ती के निशान? नहीं, सब कुछ भीतर से बंद था। होल्म्स ने धीरे से दोहराया, भीतर से बंद कमरा, और व्यक्ति गायब। वो मुस्कुराए, दिलचस्प। उन्होंने पूछा, और कुछ? कोई चिट्ठी, निशान या गवाह? इलियनर ने कांपते हुए एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर बस 2 शब्द थे, द डेट इज पेड। वॉटसन ने पढ़ा, कर्ज चुका दिया गया है। होल्म्स ने चिट्ठी सूंघी, उसे रोशनी में देखा और बोला, वॉटसन, ये बहुत सस्ता कागज है, और ये स्याही भारत में बने ब्रांड की है। मुझे इसकी गंध पता है, मैसूर ब्लू इंक। मतलब, ये पत्र किसी ने भारत से लाए सामान से लिखा। इलियनर ने कहा, मेरे पति कुछ समय भारत में रहे थे, व्यापार के सिलसिले में। होल्म्स ने कहा, यह जानकारी बहुत उपयोगी है। मैडम, अब बताइए,
क्या किसी को आपके पति से कोई निजी दुश्मनी थी? वो हिचकिचाई। एक व्यक्ति था, रेजिनाल्ड क्रॉफ्ट। वो मेरे पति के बैंक का पुराना पार्टनर था। उनके बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। हॉल्म्स ने अपने नोटबुक में नाम लिखा। फिर बोले, अच्छा, आखिरी सवाल, क्या आपके पति को किसी से धमकी मिली थी? वो धीरे से बोली, हां, 3 हफ्ते पहले एक पत्र आया था। उस पर लिखा था, ट्रूथ डिमांड्स पेमेंट। और नीचे सिर्फ एक प्रतीक था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। हॉल्म्स की आंखें चमकी। उरोबरोज, उन्होंने कहा, प्राचीन प्रतीक, जिसका मतलब है अंत में शुरुआत। कभी कभी इसका इस्तेमाल उन गुप्त समाजों में होता है जो कर्ज और प्रतिशोध को एक चक्र मानते हैं। वॉटसन ने कहा, तो क्या आप मानते हैं कि यह किसी गुप्त संगठन का काम है? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वॉटसन, मैं मानता हूं कि यह किसी बहुत समझदार व्यक्ति का काम है जो चाहता है कि हम गलत दिशा में सोचें। फिर उन्होंने इलियनर की ओर देखा। मैडम, आप परेशान न हो। कल सुबह हम आपके घर आएंगे और मैं वादा करता हूं, या तो आपके पति जिंदा होंगे या मैं साबित कर दूंगा कि यह हत्या हुई ही नहीं। इलियनर ने आंसू पोंछे, धन्यवाद मिस्टर हॉल्म्स। वो चली गई। कमरा कुछ क्षण चुप रहा। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, क्या तुम्हें लगता है कि विडबी जिंदा है? हॉल्म्स ने पाइप में राख झाड़ी और बोला, वॉटसन, इस केस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर सबूत हमें एक हत्या की ओर ले जाता है, पर कोई शव नहीं, कोई गवाह नहीं और कोई हत्यारा नहीं। यानी किसी ने बहुत सोच समझकर हमें यही दिखाने की कोशिश की है कि हत्या हुई है। और जब कोई हमें जानबूझकर किसी चीज पर यकीन दिलाना चाहता है, तो असली कहानी कुछ और होती है। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तो कल हम सच्चाई के इस भ्रमजाल को खोलने जा रहे हैं। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, नहीं, वॉटसन, कल हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या कभी कुछ हुआ भी था या नहीं। लंदन की रात हमेशा की तरह धुंधली थी। थेम्स नदी के ऊपर तैरता हुआ कोहरा धीरे धीरे बेकर स्ट्रीट की गलियों में घुस रहा था। सड़क पर गैस लैंप की रोशनी धुंध से टकराकर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी पुराने सपने का धुंधला दृश्य हो। और ठीक उसी वक्त 221 बी बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर 3 तेज दस्तकें हुई। ठक ठक ठक। डॉक्टर वॉटसन अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब मिसेज हडसन की आवाज आई, डॉक्टर, कोई महिला आपसे मिलने आई है, बहुत परेशान लगती है। वॉटसन उठे और नीचे की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। एक औरत खड़ी थी। सफेद कोट के ऊपर गहरा नीला ओवरकोट, बाल हवा में उलझे हुए, चेहरा पीला और आंखों में डर का साया। डॉक्टर वॉटसन, उसने कांपती आवाज में कहा। जी, मैं ही हूं, वॉटसन ने जवाब दिया। आप अंदर आइए, आप बहुत घबराई हुई लग रही है। वो औरत अंदर आई और जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें कमरे में रखी हुई चेसबोर्ड और वायलिन पर ठहर गई। वॉटसन मुस्कुराए, आप शायद डॉक्टर हॉल्म्स को ढूंढ रही है। हां, उसने धीरे से कहा, मुझे उन्हीं से मिलना है। वॉटसन ने कहा, आज रात वो किसी केस पर बाहर है, लेकिन लौटने वाले ही होंगे। आप बैठिए, चाय लीजिए। वो बैठ गई, पर उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। वॉटसन ने देखा, उसके हाथ में एक छोटा सा नोटबुक था जिस पर नाम लिखा था, इलियनर विडबी। मिस विडबी, वॉटसन ने धीरे से कहा, क्या आप बता सकती हैं कि मामला क्या है? इलियनर ने सिर हिलाया और बोली, डॉक्टर वॉटसन, मुझे लगता है एक हत्या हुई है। वॉटसन ने थोड़ा झुककर कहा, और किसकी? इलियनर की आंखें कांप गई। मेरे मंगेतर चार्ल्स मॉर्टन की। वॉटसन ने तुरंत कलम उठाई। कब? 3 दिन पहले। लेकिन पुलिस कहती है कोई हत्या हुई ही नहीं। इतने में दरवाजे के बाहर कदमों की आहट गूंजी। हॉल्म्स अंदर आए, लंबा कोट, टोपी नीचे झुकी हुई और होठों पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान। वॉटसन,
मुझे जैसे ही तुम्हारी खिड़की में रोशनी दिखी, मैंने समझ लिया कि आज कोई दिलचस्प मामला आने वाला है। फिर उन्होंने मिस विडबी को देखा और मैं देखता हूं कि मेरा अंदाजा सही था। एलियनर ने खड़े होकर कहा, आप शर्लॉक होल्म्स हैं? होल्म्स ने सिर झुकाया, हां, और आप वो हैं जिनके चेहरों पर भय की छाया और आत्मा में दृढ़ता दोनों है। यानी कोई ऐसी स्त्री जो सच जानती है लेकिन उसे साबित नहीं कर पा रही। वॉटसन ने कहा, मिस विडबी कह रही है कि उनके मंगेतर की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है। होल्म्स ने पाइप निकाली, जलाई और बोला, दिलचस्प। कृपया बताइए मिस विडबी, ये सब कैसे शुरू हुआ? एलियना ने गहरी सांस ली और कहा, चार्ल्स मॉर्टन एक जर्नलिस्ट थे। पिछले 2 महीनों से वे एक बड़े घोटाले की जांच कर रहे थे, ब्लैक फ्रायर्स शिपिंग कंपनी नाम की एक संस्था में। उन्होंने बताया था कि उस कंपनी के रिकॉर्ड में कुछ बहुत गलत है और अगर वे सही साबित हुए तो कई प्रतिष्ठित लोगों के करियर खत्म हो जाएंगे। हॉल्म्स ने धीरे से पूछा, और फिर 3 दिन पहले रात को उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि वो वेस्टमिंस्टर के पास किसी से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद से वो गायब है। उनका फ्लैट बंद है, उनका कोट कुर्सी पर पड़ा है और उसकी आवाज टूट गई। उनका बटुआ मेज पर रखा मिला। पुलिस ने कहा कि वो कहीं चले गए होंगे, लेकिन मुझे पता है वो कभी बिना बताए नहीं जाते। हॉर्न्स कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या आपको किसी से खतरा महसूस हुआ था? हां, 2 बार किसी ने मेरे घर के बाहर निगरानी की कोशिश की। एक बार तो खिड़की के नीचे से किसी की परछाई देखी थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी अनदेखा कर दिया। हॉर्न्स ने पाइप नीचे रखी। वॉटसन, हमें तुरंत वेस्टमिंस्टर जाना होगा। वॉटसन ने कहा, अभी? हॉर्न्स ने कहा, जब कोई केस मर्डर विदाउट अ बॉडी की तरह शुरू हो तो हर मिनट कीमती होता है। तीनों जब वेस्टमिंस्टर पहुंचे तो रात और घनी हो चुकी थी। चार्ल्स मॉर्टन का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। दरवाजे पर पुलिस की सील लगी थी, लेकिन हॉल्म्स ने लेस्ट्रेड को एक नोट भेज दिया था और आधे घंटे में इजाजत मिल गई। हॉल्म्स अंदर गए। चारों तरफ बिखरे कागज, अधूरी कॉफी, दीवार पर अखबारों की कटिंग्स चिपकी हुई थी। वॉटसन ने नोट किया, उनमें से एक कटिंग पर लिखा था, ब्लैक फ्रायर्स फर्म, अ मास्क ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। हॉर्न्स ने धीमे से कहा, वॉटसन, इस कमरे में 3 बातें अजीब हैं। 3? वॉटसन ने पूछा। हां, पहला, खिड़की बंद है, लेकिन धूल की एक भी परत नहीं है। दूसरा, कुर्सी के नीचे जूते के निशान हैं, लेकिन 2 अलग-अलग साइज के। तीसरा, ये कप, इसमें लिपस्टिक का निशान है। वॉटसन चौंके, यानी कोई महिला यहां थी? हॉल्म्स ने सिर हिलाया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो महिला के रूप में छिपा था। हॉल्म्स झुककर कुर्सी की सीट के नीचे देखने लगे। वहां से उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला, आधा जला हुआ। उन्होंने सावधानी से उठाया और कहा, वॉटसन, इसे ध्यान से देखो, ये किसी बैंक का लेटर हेड है। वॉटसन ने पढ़ा, अकाउंट ट्रांसफर, जुरिक ब्रांच, नेम विदहेल्ड। हॉल्म्स मुस्कुराए। ब्लैक फ्रायर्स कंपनी की जांच कोई साधारण बात नहीं थी। ये पैसा विदेश भेजने का मामला है और मुझे यकीन है कि मॉर्टन ने कुछ बहुत बड़ा उजागर कर दिया था। वॉटसन बोले, लेकिन अगर हत्या हुई है तो शव कहाँ है? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, शायद इसीलिए ये मामला द मर्डर दैट नेवर हैपेंड कहलाएगा। हॉल्म्स ने मेज के पास जाकर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा उठाया। वो बोला, देखो, ये परफ्यूम बॉटल का हिस्सा है, लेकिन मॉर्टन कभी परफ्यूम नहीं लगाते थे, यानी ये उस रहस्यमयी महिला का हो सकता है। एलियनर बोली, क्या वो वही थी जिसने? हॉल्म्स ने उसे रोका, अभी हम सिर्फ अवलोकन कर रहे हैं, निष्कर्ष नहीं। हर निष्कर्ष जल्दबाजी में लिया जाए तो सच छूट जाता है। उन्होंने कमरे के कोने में रखे टाइपराइटर को देखा। रोलर में अभी भी एक अधूरी लाइन फंसी थी, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, लुक फॉर द मैन विद द केन। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अब हमें उस केन वाले आदमी को ढूंढना होगा।
इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अंदर आए। हॉल्मेस, तुम्हें फिर से इस केस में दखल देना ही था? हॉल्म्स मुस्कुराए। लेस्ट्रेड, मैं दखल नहीं दे रहा, बस विवेक का उपयोग कर रहा हूं। लेस्ट्रेड ने कहा, हमने हर जगह खोज ली, कोई शव नहीं, कोई खून नहीं, कोई गवाह नहीं। हॉल्म्स ने ठंडे स्वर में कहा, कभी कभी सबूत न मिलना ही सबसे बड़ा सबूत होता है। जाते वक्त हॉल्म्स ने एक बार पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा और खिड़की के बाहर धुंध के बीच किसी परछाई को देखा। वो तेजी से गायब हो गई। हॉल्म्स ने बस इतना कहा, वॉटसन, हमें कोई देख रहा है। वॉटसन ने पूछा, क्या आप उसे पहचान पाए? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, लेकिन वो केन शायद उसे पहचानवा देगा। अगली सुबह लंदन का आसमान धुंध और हल्की बारिश से ढका था। बेकर स्ट्रीट की खिड़की से गिरती ठंडी बूंदें हॉल्म्स की वायलिन की धुन पर जैसे लय बना रही थी। हॉल्म्स अपनी मेज पर झुके हुए थे, चार्ल्स मॉर्टन के फ्लैट से लाए हुए दस्तावेजों को बार बार पढ़ते हुए। डॉक्टर वॉटसन ने चाय का कप रखते हुए कहा, हॉल्म्स, पूरी रात तुमने नींद नहीं ली। आखिर इस मैन विद अ केन के बारे में तुमने क्या सोचा है? हॉल्म्स ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, वॉटसन, ये केन यानी लाठी सामान्य लाठी नहीं है। मॉर्टन का टाइपराइटर पर आखिरी शब्द कोई भावनात्मक संदेश नहीं था, वो एक सुराग था। उसने उस आदमी की पहचान बताई थी जिसने या तो उसे धमकी दी थी या उससे मिलने आया था। वॉटसन ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वही हत्यारा है? हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, अगर हत्या हुई है तो वही जरूर जानता होगा कि शव कहाँ है। अगर हत्या नहीं हुई तो वही जानता होगा कि ये सब खेल क्यों रचा गया। हॉल्म्स ने लेस्ट्रेड को एक नोट भेजा था और कुछ देर में वो खुद 221 बी बेकर स्ट्रीट पहुंच गया। हॉल्म्स, लेस्ट्रेड ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर ब्लैक फ्रायर्स कंपनी के सभी कर्मचारियों की जांच करवाई। सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो केन लेकर चलता है, नाम है हेनरी बास्करविल। वॉटसन चौंके। बास्करविल? कहीं उस पुराने केस से कोई रिश्ता तो नहीं? हॉल्म्स मुस्कुराए। वॉटसन, हर नाम एक जैसा नहीं होता। ये बास्करविल वही नहीं है। ये आदमी ब्लैकफ्रायर्स कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था और पिछले हफ्ते से मेडिकल लीव पर है। लेस्ट्रेड ने कहा, पता है उसका घर साउथवॉर्क में है, लेकिन सुनो हॉल्म्स, अगर ये केस सचमुच कोई मर्डर नहीं तो तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, लेस्ट्रेड, जब सबूत न होने का सबूत बन जाए तो यकीन मानो मामला और गहराता है। शाम के करीब 4 बजे हॉल्म्स, वॉटसन और लेस्ट्रेड साउथवॉर्क की संकरी गलियों में पहुंचे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों पर गीलापन अब भी चमक रहा था। हेनरी बास्करविल का मकान पुरानी ईंटों से बना 2 मंजिला घर था। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा। आप लोगों को किससे मिलना है? हॉल्म्स ने कहा, एमआर हेनरी बास्करविल से। क्या वो घर पर है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नहीं साहब, वो कल रात से घर नहीं आए। वॉटसन ने लेस्ट्रेड की ओर देखा। हॉल्म्स ने बस इतना कहा, वॉटसन, अब ये और रोचक हो गया। लेस्ट्रेड ने पुलिस की अनुमति से दरवाजा खुलवाया। अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था, पर हॉल्म्स की नजरें कुछ और ढूंढ रही थी। कमरे के कोने में रखी एक केन, काली लकड़ी की, चांदी के हैंडल वाली। हॉल्म्स ने उसे उठाया, ध्यान से देखा और कहा, वॉटसन, इसे देखो, हैंडल के अंदर एक छोटा सा ग्रूव है। उन्होंने अपनी नाखून से उस हिस्से को दबाया और हैंडल खुल गया। अंदर एक छोटा सा सिल्वर केस छिपा था। हॉल्म्स ने उसे खोला। अंदर एक माइक्रो रोल ऑफ पेपर थी। वॉटसन ने झुककर पढ़ा, ट्रांसफर कंप्लीट, ज़ुरिक अकाउंट क्लियर्ड, सीएम। वॉटसन ने कहा, सीएम यानी चार्ल्स मॉर्टन। लेस्ट्रेड बोला, इसका मतलब वो जिंदा है? हॉल्म्स ने कहा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। हॉल्म्स का लॉजिक। हॉल्म्स ने अपनी उंगलियों से केन के हैंडल को सूंघा। परफ्यूम, वही गंध
जो मॉर्टन के फ्लैट में थी। यानी ये केन उस महिला के हाथ में भी रही थी। वॉटसन ने पूछा, तो अब सवाल यह है, हेनरी बास्करविल कहाँ गया? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, वो वहां गया है जहां पैसे जाते हैं, बैंक। अगले दिन हॉल्म्स और वॉटसन ने जुरिक ब्रांच वाले बैंक से संपर्क किया। हॉल्म्स ने अपने पुराने सूत्रों के जरिए पता लगाया कि सीएम नाम से 2 दिन पहले एक खाता बंद हुआ है और पैसा लंदन के एक गुप्त खाते में ट्रांसफर हुआ। नाम था एलियनर विटबी। वॉटसन हक्का बक्का रह गए। क्या? एलियनर? वही महिला जो हमारे पास मदद मांगने आई थी? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, किसी केस में हेल्पलेस वुमन सबसे खतरनाक किरदार होती है, क्योंकि वही असली मास्टरमाइंड हो सकती है। वॉटसन बोले, तुम कहना चाहते हो एलियनर झूठ बोल रही है? हॉल्म्स ने कहा, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं, उसका सच अधूरा है। शाम को जब वे वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचे, मिस विटबी पहले से वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर वही डर, लेकिन आवाज में अब हल्की दृढ़ता थी। एमआर। हॉल्म्स, क्या आपने चार्ल्स को ढूंढ लिया? हॉल्म्स ने कहा, नहीं मिस विटबी, लेकिन हमने कुछ दिलचस्प चीजें ढूंढी हैं। आपने कभी हेनरी बास्करविल का नाम सुना है? वो चौंक गई। क्या आपने कहा? हेनरी? वो चार्ल्स का दोस्त था। उसी ने चार्ल्स को ब्लैकफ्रायर्स कंपनी में काम दिलाया था। हॉल्म्स ने उसकी आंखों में देखा, और शायद उसी ने उसे गायब भी किया। एलियनर का चेहरा सख्त हो गया। आपका मतलब क्या है? हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, मिस विटबी, अगर मैं कहूं कि जुरिक में एक खाता बंद हुआ है और उसका पैसा आपके नाम ट्रांसफर हुआ, तो आप क्या कहेंगी? वो ठिठक गई। वॉटसन को लगा उसके होंठों पर जवाब था, लेकिन वो रुक गई। फिर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कसम खाती हूं। हॉल्म्स ने कहा, झूठ बोलने से रहस्य देर तक नहीं टिकते। चार्ल्स मॉर्टन ने अपने आखिरी नोट में लिखा था, इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, लुक फॉर द मैन विद द केन। हमने उस केन को पा लिया है, और अब हमें उस औरत को ढूंढना है जिसने उस केन को छुआ था। रात के करीब 11 बजे हॉल्म्स अकेले निकले। वॉटसन को सिर्फ इतना कहा, अगर मैं सुबह तक न लौटूं तो लेस्ट्रेड को बुलाना। हॉल्म्स ने कैब ली और वेस्टमिंस्टर के रास्ते में उतर गए। वहां एक पुरानी इमारत थी, द ओल्ड वॉर्फ ऑफिस, जहां ब्लैकफ्रायर्स कंपनी का गुप्त गोदाम हुआ करता था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। हॉल्म्स धीरे से अंदर गए और देखा 2 लोग किसी डिब्बे के पास खड़े हैं। उनमें से एक महिला थी, गहरे नीले कोट में, वही गंध, वही परफ्यूम। दूसरा आदमी केन पकड़े हुए था, हेनरी बास्करविल। हॉल्म्स ने दीवार के पीछे से झांक कर देखा। बास्करविल बोला, द मनी इज आवर्स नाउ, नो वन नोज ही इज डेड। और महिला ने कहा, नो वन एक्सेप्ट शर्लॉक हॉल्म्स। हॉल्म्स की आंखों में चमक आई, तो अब हत्या सचमुच हुई है। अचानक जमीन पर लकड़ी की चपकन गूंजी। हॉल्म्स का पैर हल्का सा फिसला। दोनों अपराधियों ने मुड़कर देखा। बास्करविल ने बंदूक उठाई। हॉल्म्स। हॉल्म्स ने तुरंत दीवार की ओट ली और अपनी छड़ी से ऊपर के बल्ब पर वार किया। कमरा अंधेरे में डूब गया। गोलियों की आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा। जब वॉटसन और लेस्ट्रेड सुबह वहां पहुंचे, हॉल्म्स वहां खड़े थे। बास्करविल बेहोश पड़ा था और महिला एलियनर विटबी रस्सियों में बंधी हुई थी। हॉल्म्स ने बस इतना कहा, वॉटसन, अब यह मामला अपने नाम के लायक बन गया, द मर्डर दैट नेवर हैपेंड। क्योंकि असल में हत्या तो हुई थी, लेकिन जिसे मरा समझा गया था वही खेल का मालिक निकला। वॉटसन ने चौंक कर कहा, तुम्हारा मतलब चार्ल्स मॉर्टन? हॉल्म्स मुस्कुराए, वही, और वो अब भी जिंदा है। सुबह की धूप बेकर स्ट्रीट की खिड़की से अंदर गिर रही थी। हॉल्म्स अपने कमरे में बैठे थे। सामने टेबल पर 3 चीजें रखी थी, हेनरी बास्करविल की केन, जुरिक बैंक का ट्रांसफर लेटर और एलियनर विटबी का कन्फेशन स्टेटमेंट। वॉटसन अंदर आए। चेहरे पर थकान थी। हॉल्म्स, सारी रात पूछताछ चली।
एलिनर ने आखिर कबूल किया कि उसने बास्करविल के साथ मिलकर पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन उसने कहा कि चार्ल्स मॉर्टन को उन्होंने नहीं मारा। वो कसम खा रही थी कि मॉर्टन पहले से ही मरा हुआ था। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, लोग झूठ बोलते हैं, पर झूठ में भी एक तर्क छिपा होता है। मुझे एलिनर पर पूरी तरह विश्वास नहीं, लेकिन उसकी बात में एक सुराग है। वॉटसन ने पूछा, कौन सा सुराग? हॉल्म्स ने जवाब दिया, वो कहती है वो पहले से ही मरा हुआ था। अब सवाल यह है, किसके लिए? दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अंदर आए। हाथ में अखबार था। हॉल्म्स, देखो ये खबर। ब्लैकफ्रायर्स कंपनी के मालिक सर एडवर्ड किंसली कल रात हार्ट अटैक से मर गए। हॉल्म्स ने अखबार उठाया और कहा, हार्ट अटैक या कन्वीनियंटली टाइम्ड साइलेंस? लेस्ट्रेड बोले, मतलब? हॉल्म्स ने जवाब दिया, सर एडवर्ड वही आदमी था जो कंपनी का असली चेहरा छिपा रहा था। मॉर्टन उसकी जांच कर रहा था। अगर मॉर्टन सचमुच मरा होता तो सर एडवर्ड चैन से जीता, पर उसने कल ही मरना क्यों चुना? क्योंकि कोई उसे डराकर खामोश कर गया। वॉटसन ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो मॉर्टन जिंदा है और वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। वॉटसन, अब ये मर्डर नहीं रहा, बल्कि एक मास्टर इल्यूजन बन गया है। हॉल्म्स ने टेबल पर पड़े सारे नोट्स खोले। उन्होंने मॉर्टन के मेडिकल रिकॉर्ड देखे। मृत्यु प्रमाण पत्र स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उस अधिकारी का नाम अजीब था, कांस्टेबल आर एच मेलविन। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, मैंने इस नाम का कोई अधिकारी कभी नहीं सुना। लेस्ट्रेड, तुम अपनी फाइलें चेक करो। क्या ये आदमी तुम्हारे विभाग में है? लेस्ट्रेड ने जल्दी से कागज देखे और फिर बोला, नहीं हॉल्म्स, कोई मेलविन नाम का अधिकारी हमारे यहां नहीं है। हॉल्म्स ने कहा, तो अब मामला साफ है। किसी ने नकली पहचान से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और मॉर्टन को मृत घोषित करवा दिया। वो जिंदा है और अब नए नाम से जी रहा है। वॉटसन बोले, लेकिन कहा? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, वही जहां सबसे बड़े झूठ छिपाए जाते हैं, सत्य के बीच में। लंदन डॉक्स पर सुराग। हॉल्म्स और वॉटसन दोपहर में लंदन डॉक्स पहुंचे। वहां ब्लैकफ्रायर्स शिपिंग कंपनी का एक गोदाम था, जिसे अब बंद कर दिया गया था। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, एक मरा हुआ आदमी यहां क्या कर रहा होगा? वॉटसन ने कहा, शायद कुछ छिपाने। हॉल्म्स ने कहा, या खुद को छिपाने। हॉल्म्स ने ताले की जांच की। हालांकि ताला पुराना लग रहा था, लेकिन धूल नई थी। वॉटसन, इसे देखो, किसी ने हाल ही में इसे खोला है। दोनों अंदर घुसे। अंधेरा था, लेकिन बीच में एक डेस्क पर कागज रखे थे। हॉल्म्स ने टॉर्च की रोशनी मारी। एक पत्र पड़ा था, जिस पर लिखा था, टू हुएवर फाइंड्स दिस, द ट्रूथ मस्ट नेवर रीच द पार्लियामेंट। आई हैड नो चॉइस। सीएम। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, इसका मतलब वो सब जानता था, लेकिन पार्लियामेंट क्यों? हॉल्म्स ने जवाब दिया, वॉटसन, ये सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं, ये राजनीतिक जाल है, और मॉर्टन ने इसमें हिस्सा लिया, फिर खुद को मार कर बाहर निकल गया। उसी रात बेकर स्ट्रीट में एक अनजान आदमी मिलने आया। वो लंबा, कोट में लिपटा हुआ और चेहरे पर नकाब। उसने कहा, एमआर। हॉल्म्स, मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको नहीं जाननी चाहिए। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, इस व्यक्ति की चाल देखो, सैनिकों जैसी। उसके बूट गवर्नमेंट इशू है और उसकी बोली से स्पष्ट है कि वो फॉरेन ऑफिस का आदमी है। हॉल्म्स ने कहा, आप अपना नकाब हटा सकते हैं। आदमी झिझका, फिर बोला, मुझे आदेश है कि आप ये मामला छोड़ दें। चार्ल्स मॉर्टन जीवित नहीं है, और ये सत्य अगर बाहर गया तो पूरे व्हाइट हॉल में हंगामा मच जाएगा। हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, तो अब व्हाइट हॉल डर रहा है। आदमी ने चुपचाप एक लिफाफा मेज पर रखा और चला गया। उस लिफाफे में सिर्फ एक चीज थी, एक फोटो जिसमें मॉर्टन एक जहाज के डेक पर खड़ा था और पीछे लिखा था, मल्था
7 सितंबर। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, इसका मतलब वो भाग गया? हॉल्म्स ने उत्तर दिया, नहीं वॉटसन, वो कहीं नहीं भागा। वो किसी और के लिए काम कर रहा है। हॉल्म्स ने नक्शा फैलाया और कहा, मल्था, ब्रिटिश नौसैनिक ठिकाना। अगर मॉर्टन वहां है तो यह साधारण मामला नहीं। वह या तो किसी सरकारी मिशन का हिस्सा है या फिर उसे वहां सुरक्षित कैद में रखा गया है। वॉटसन ने कहा, क्यों? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि कभी कभी जो लोग बहुत ज्यादा सच जानते हैं उन्हें जिंदा रखकर चुप कराया जाता है। वॉटसन धीरे से बोला, तो इलियनर और बास्करविल ने यह सब उसके इशारे पर किया? हॉल्म्स ने जवाब दिया, बिल्कुल। मॉर्टन ने उन्हें अपने मौत के नाटक में शामिल किया ताकि वो गायब होकर सरकारी रिकॉर्ड से मिट जाए। बास्करविल को पैसे का लालच दिया गया, इलियनर को झूठे प्यार का। वॉटसन ने कहा, पर क्यों? हॉल्म्स ने अपनी पाइप जलाई और बोला, क्योंकि वो अब सीएम नहीं रहा, वो एमआर चार्ल्स मेलविन है, वही नकली अधिकारी जिसने अपना ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया था। वॉटसन ने अविश्वास से कहा, तो उसने 2 नामों में खुद को बांट दिया, एक जो मरा और एक जो जिंदा रहा। हॉल्म्स ने कहा, और इसीलिए ये केस कहलाता है द मर्डर दैट नेवर हैपेंड। अगला कदम हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अब हमें मल्था जाना होगा। वॉटसन चौंक गए, मल्था? पर वो तो हजारों मील दूर है। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, जब कोई सच इतनी गहराई में छिपा हो तो लंदन की गलियां उसे नहीं बताती, समुद्र की लहरें बताती है। हॉल्म्स ने उठकर अपना कोट पहना, हम सुबह की पहली जहाज से रवाना होंगे। वॉटसन ने देखा, हॉल्म्स की आंखों में वही पुराना जज्बा था, जैसे कोई शिकार शुरू होने वाला हो। वॉटसन ने मन ही मन सोचा, ये आदमी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह सच की तलाश में जीता है। लंदन का मौसम हमेशा की तरह धुंधला था। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की से बाहर जब वॉटसन ने आखिरी बार देखा तो उन्हें लगा जैसे ये शहर खुद रहस्यों की सांस ले रहा हो। हॉल्म्स ने अपनी पुरानी ट्रेंच कोट पहनी, टोपी उठाई और कहा, वॉटसन, लंदन अब जवाब नहीं देगा। सवालों के जवाब अब समुंदर के उस पार है। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलिए हॉल्म्स, इस बार की यात्रा में शायद हमें एक ऐसा आदमी मिलेगा जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ मान चुकी है। अगली सुबह दोनों ने साउथहैम्पटन पोर्ट से रॉयल मेल स्टीमर हेस्परिया पर सवार हुए। जहाज 3 दिन में माल्टा पहुंचने वाला था। वॉटसन ने नोट्स लिखते हुए कहा, हॉल्म्स, मुझे अब भी समझ नहीं आता, अगर मॉर्टन सच में जिंदा है तो उसने इतने बड़े जोखिम क्यों उठाए? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, कुछ लोग मरने से नहीं डरते, लेकिन सच बताने से डरते हैं। मॉर्टन जानता था कि अगर उसने सच्चाई उजागर की तो सिर्फ वो नहीं, बल्कि पूरी सरकार हिल जाएगी। हॉल्म्स की नजर दूर क्षितिज पर टिक गई, जहां सूरज की किरणें समुद्र पर चमक रही थी। और अब उन्होंने कहा, वो किसी और की छाया में छिपा हुआ है। दूसरी रात वॉटसन जब अपने केबिन में सो रहे थे तो उन्हें बाहर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला, पर गलियारा खाली था। कुछ देर बाद उन्हें लगा कोई धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा है। वॉटसन ने मुड़कर देखा, सिर्फ एक नीली कोट पहने नाविक गुजर रहा था। वॉटसन ने उसे ध्यान से देखा, उसके जूते सस्ते थे, पर चाल में कुछ सैन्य अनुशासन था। वो नाविक नहीं लग रहा था। अगली सुबह वॉटसन ने यह बात हॉल्म्स को बताई। हॉल्म्स ने कहा, वो आदमी रात में कब दिखा? वॉटसन बोले, करीब 2 बजे। हॉल्म्स ने अपनी पाइप जलाई और बोला, तो वो संयोग नहीं हो सकता। 2 बजे जहाज की चौकी बदलती है और तभी असली यात्री अपनी पहचान छिपा सकते हैं। वॉटसन ने पूछा, क्या तुम सोच रहे हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? हॉल्म्स ने मुस्कराया, वॉटसन, अगर कोई हमारे पीछे नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तीसरे दिन दोपहर जहाज के डेक पर हॉल्म्स एक आदमी के पास जा पहुंचे जो लगातार बाइनोक्यूलर से क्षितिज की ओर देख रहा था। वो मध्यम आयु का, गंभीर चेहरा लिए सूट में था।
लेकिन कपड़े धूल भरे लग रहे थे। हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुंदर दृश्य है ना? आदमी ने चौंक कर कहा, हां, बहुत। हॉल्म्स ने बातचीत आगे बढ़ाई। आप कहां तक जा रहे हैं? वैलेटा, आदमी ने संक्षेप में कहा। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। आह, तो आप भी माल्टा जा रहे हैं? क्या व्यापार के सिलसिले में? आदमी ने ठंडी नजर से देखा। नहीं, कुछ पुराने मामलों को निपटाने। हॉल्म्स की नजरें उसके जूतों पर गई। उन्हें तुरंत ध्यान आया कि वे मिलिट्री ग्रेड बूट्स हैं, जिन पर एक निशान था, आरएचएम। हॉल्म्स के मन में बिजली सी कौंधी। आरएच मेलविन, वही नाम जिससे मॉर्टन ने अपने मरने का प्रमाण पत्र बनवाया था। हॉल्म्स ने शांति से कहा, आपका नाम क्या है, सर? आदमी बोला, रॉबर्ट मेलविन। वॉटसन ने हल्के से हॉल्म्स की ओर देखा और उनकी आंखों में वही चमक देखी जो हमेशा किसी रहस्य के खुलने से पहले होती थी। हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर मेलविन। शायद आपसे हमारी एक पुरानी पहचान है। आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होल्म्स, मैं जानता था कि आप लोग मुझे ढूंढते हुए यहीं तक पहुंचेंगे। हॉल्म्स ने कहा, तो आप ही है चार्ल्स मॉर्टन, या कहें मिस्टर मेलविन। मेलविन ने गहरी सांस ली। मैंने ये नाम इसलिए अपनाया ताकि जीवित रह सकूं। अगर मैं सच बोलता तो न सिर्फ मैं मरता, बल्कि इंग्लैंड का एक बड़ा हिस्सा शर्म से झुक जाता। वॉटसन ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मेलविन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ब्लैकफ्रायर्स शिपिंग के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया, वो सिर्फ वित्तीय नहीं था। कंपनी विदेशी सरकारों को ब्रिटिश नवल राउट्स बेच रही थी। मैंने ये पता लगाया और तब मुझे बताया गया कि अगर मैंने ये रिपोर्ट दी तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने वही किया, मौत का नाटक। वॉटसन ने कहा, और इलियनर और बास्करविल? मेलविन ने आंखें झुकाकर कहा, इलियनर मेरी प्रेमिका थी। उसे लगा मैं सच में मर गया हूं। बास्करविल पैसे का लोभी था। मैंने उसे 10,000 पाउंड दिए ताकि वो मेरे नकली शव की पहचान करे और मामला बंद कर दे। हॉल्म्स ने कहा, बहुत ही चतुर योजना, लेकिन तुम ये भूल गए कि सच को हमेशा कोई न कोई खोज लेता है। मेलविन ने कहा, हॉल्म्स, तुम जो कर रहे हो वो इंग्लैंड को खतरे में डाल देगा। मैंने ये सब देश की रक्षा के लिए किया। हॉल्म्स ने शांत स्वर में कहा, देश की रक्षा के नाम पर झूठ बोलना भी एक अपराध है, मिस्टर मेलविन, क्योंकि सच कभी राष्ट्र विरोधी नहीं होता, वो सिर्फ सत्ता के लिए असुविधाजनक होता है। अचानक जहाज पर सायरन बज उठा। कप्तान चिल्लाया, पायरेट्स! स्टारबोर्ड साइड! हॉल्म्स, वॉटसन और मेलविन सब डेक की ओर भागे। 3 छोटी नावें दूर से आ रही थी। उन पर हथियारबंद लोग थे। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, ये साधारण समुद्री डाकू नहीं है। इनके निशाने बहुत सटीक हैं। ये शायद वही लोग हैं जिन्हें मेलविन ने डराया था। वॉटसन ने बंदूक निकाली। हॉल्म्स ने जल्दी से जहाज के इंजन कक्ष की ओर इशारा किया। वॉटसन, हमें नीचे जाना होगा। मेलविन को छिपाना होगा। अगर वे उसे पकड़ लें तो सारा सच समुद्र में दफन हो जाएगा। तीनों इंजन रूम में पहुंचे। हॉल्म्स ने मेलविन को कहा, अब समय है, तुम तय करो। क्या तुम जिंदा रहकर अपने अपराधों का सामना करोगे या फिर दोबारा मर जाओगे? मेलविन ने कहा, मैं इंग्लैंड वापस नहीं जा सकता। हॉल्म्स ने कहा, तो याद रखो, यह दूसरी बार तुम्हारा नाटक नहीं होगा। इस बार अगर तुम मरे तो सच भी साथ मरेगा। मेलविन ने वॉटसन की ओर देखा। अगर मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, क्या सच बाहर आएगा? वॉटसन ने कहा, हां, और शायद पहली बार किसी का झूठ सच को बचा नहीं पाएगा। हॉल्म्स ने एक छोटी लाइफबोट की ओर इशारा किया। वॉटसन, हम तीनों इसमें सवार होंगे। अगर ये लोग हमें पकड़ भी लें तो जहाज के रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं रहेगा। रात में तूफान उठ चुका था। लहरें जहाज से टकरा रही थी। हॉल्म्स, वॉटसन और मेलविन उस लाइफबोट में उतर गए। पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थी। वॉटसन ने चिल्लाया,
हॉल्म्स, क्या तुम पागल हो गए हो? हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, कभी कभी सच को जिंदा रखने के लिए खुद को समुद्र के हवाले करना पड़ता है। बिजली की चमक में उनका छोटा सा नाव अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब वॉटसन ने आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था। वे किसी अजनबी तट पर पड़े थे। पास ही हॉल्म्स और मेलविन थे, बेहोश पर जिंदा। हॉल्म्स धीरे धीरे उठे। वॉटसन, लगता है हम अब माल्टा पहुंच गए हैं। वॉटसन ने देखा, तट पर एक पत्थर पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, ट्रूथ नेवर डाइज। हॉल्म्स मुस्कराए, तो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वॉटसन, क्योंकि जिसने ये लिखा है वो हमें यहां तक पहुंचते देख चुका है। सुबह का सूरज माल्टा के तट पर फैल रहा था। पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था और किनारे पर जली हुई नाव के अवशेष पड़े थे। वॉटसन ने चारों ओर देखा। हॉल्म्स, ये जगह तो पूरी तरह वीरान है। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, वीरान जगह अक्सर सबसे ज्यादा सच छुपाती है। मेलविन अब भी थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। यहां से कुछ मील दूर वेलेटा नवल कंपाउंड है, उसने कहा। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। हॉल्म्स ने ध्यान से उसकी ओर देखा। और अब वही ये सब खत्म होगा। तीनों धीरे धीरे समुद्र तट से शहर की ओर बढ़े। वेलेटा शहर में ब्रिटिश नौसैनिक ठिकानों के पुराने भवन थे। ऊंची दीवारें, लोहे के फाटक और सख्त पहरे। हॉल्म्स ने देखा कि एक पुरानी इमारत की दीवार पर वही लाल स्याही से लिखा वाक्य था, ट्रूथ नेवर डाइज। वॉटसन ने कहा, कोई हमें यहां तक ट्रैक कर रहा है। हॉल्म्स ने जवाब दिया, वॉटसन, अब यह खेल दो दिशाओं में चल रहा है। हम किसी को ढूंढ रहे हैं और कोई हमें। मेलविन ने कहा, यहां एक आदमी है, कैप्टन रेजिनल्ड ब्रुक। वो जानता है कि मैंने क्या खोजा था। अगर वो जिंदा है तो वही सब बता सकता है। हॉल्म्स ने कहा, तो चलो हम उनसे मिलते हैं। द कैप्टन्स क्वार्टर्स ब्रुक का निवास नौसैनिक मुख्यालय के अंदर था। हॉल्म्स ने एक नकली पहचान के साथ वहां प्रवेश किया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारी एमआर स्टर्लिंग के नाम से। दरबान ने झुककर कहा, कैप्टन इस वक्त कार्यालय में नहीं है, सर, पर उनका सेक्रेटरी मिल सकता है। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। ठीक है, हमें उनसे ही मिलना होगा। कमरे में एक पतला, सफेद बालों वाला आदमी बैठा था। उसका नाम था एल्बर्ट शॉ। वो फाइलें पढ़ रहा था, लेकिन हॉल्म्स की नजरें उसकी उंगलियों पर टिक गई। उन पर ताजा स्याही लगी थी और एक उंगली पर हल्की जलन का निशान। हॉल्म्स ने पूछा, आप कैप्टन ब्रुक के सहायक हैं? शॉ ने कहा, जी हां, पिछले 5 साल से। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, और क्या आपने कभी चार्ल्स मॉर्टन नाम सुना है? शॉ ठिठका। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गई। नहीं, मैंने नहीं सुना। हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान दी। अजीब बात है, क्योंकि मैंने वही नाम आपकी मेज के नीचे रखे फाइल बॉक्स पर देखा। शॉ ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वहां सचमुच मॉर्टन केस फाइल लिखा हुआ था। वॉटसन ने अपनी बंदूक निकाल ली। अब सच्चाई बोलिए, मिस्टर शॉ। शॉ की सांसें तेज हो गई। मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। कैप्टन ब्रुक ने कहा था कि यह फाइल कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। मॉर्टन ने जो जानकारी जुटाई थी वो ब्रिटिश नेवी के अंदर के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में थी। अगर वो बाहर जाती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। हॉल्म्स ने पूछा, तो क्या कैप्टन ब्रुक ने मॉर्टन की हत्या करवाई? शॉ ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा कि उसे डिसअपियर कर दो, लेकिन मार्लो नाम के एक गुप्त एजेंट ने हद पार कर दी। उसने मॉर्टन को सच में मारने की कोशिश की, लेकिन मॉर्टन बच गया और पहचान बदल ली। वॉटसन ने कहा, तो ब्रुक भी अब खतरे में है? शॉ ने कहा, वो 3 दिन पहले गायब हो गए। हॉल्म्स ने तुरंत कहा, वॉटसन, इसका मतलब एक ही है। ब्रुक ने शायद मॉर्टन को खोज लिया था और अब कोई दोनों को खत्म करना चाहता है। हॉल्म्स, वॉटसन और मेलविन तुरंत उस पुराने गोदाम की ओर गए जहां ब्रुक की फाइलें रखी जाती थी। वहां का माहौल अजीब था, सन्नाटा, पर हवा में बारूद की हल्की गंध। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन,
बंदूक चलने की गंध अभी ताजा है। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक शव पड़ा था। कैप्टन ब्रुक। वॉटसन ने शरीर की जांच की। एक ही गोली, सीधा दिल में। हॉल्म्स, ये खुदकुशी नहीं हो सकती। हॉल्म्स नीचे झुके और ब्रुक की जैकेट के अंदर कुछ देखा। एक मुड़ा हुआ पत्र। इफ आई डाई, नो दैट ट्रूथ वॉज माई ओनली क्राइम। आरबी। हॉल्म्स ने गहरी सांस ली। वॉटसन, इस पत्र का मतलब साफ है। ब्रुक सच को दबाना नहीं चाहता था। शायद उसने मॉर्टन को बचाया भी हो। मेलविन अब कांप रहा था। हॉल्म्स, इसका मतलब ब्रुक मेरी तरफ था। हॉल्म्स ने कहा, हां, लेकिन किसी ने यह सुनिश्चित किया कि वो अब कभी बोले नहीं। द कोड इन द लेजर। हॉल्म्स ने ब्रुक की टेबल पर रखी एक डायरी खोली। हर पृष्ठ में अजीब से नंबर लिखे थे, जैसे किसी गुप्त कोड में। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, ये कोई साधारण संख्याएं नहीं है। ये नवल शिपमेंट कोड्स हैं। हर संख्या किसी जहाज और मार्ग से जुड़ी है। उन्होंने कुछ देर में कोड डिकोड किया और पाया कि कई जहाजों की मार्ग जानकारी जर्मनी को भेजी जा रही थी। वॉटसन ने चौंक कर कहा, हॉल्म्स, इसका मतलब ये तो देशद्रोह है। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। हां, और यही मॉर्टन का ट्रूथ था। उसने ये उजागर किया था कि कुछ उच्च अधिकारी दुश्मन देशों को रॉयल नेवी की गुप्त जानकारियां बेच रहे थे, और उसी सच्चाई की कीमत थी उसकी जिंदगी। हॉल्म्स ने कहा, अब हमें उन लोगों को बाहर लाना होगा, और इसके लिए हमें ब्रुक की मौत का इस्तेमाल करना होगा। वॉटसन ने पूछा, मतलब? हॉल्म्स ने कहा, हम एक झूठी खबर फैलाएंगे कि ब्रुक ने मरने से पहले सारी जानकारी लंदन भेज दी है और वो कल प्रकाशित होगी। मेलविन ने कहा, इससे क्या होगा? हॉल्म्स ने मुस्कराया, जो असली दोषी हैं वे खुद अपने छिपने की जगह से बाहर आएंगे। रात का इंतजार। रात गहरी थी। हॉल्म्स और वॉटसन उसी गोदाम में छिपे थे। बाहर तूफान उठ रहा था। वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, अगर वे सच में आ गए तो क्या तुम सोचते हो हम उन्हें पकड़ लेंगे? हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, मैंने उन्हें पहले ही पकड़ लिया है। वे अभी रास्ते में हैं। वॉटसन चौंक गए। कैसे? हॉल्म्स ने मुस्कराया, क्योंकि मैंने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उन्हें मेरा पीछा करने दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गोदाम का दरवाजा खुला। 3 लोग अंदर घुसे, बंदूकें उठाए हुए। हॉल्म्स ने कहा, जेंटलमैन, देर हो गई। सच्चाई आपसे पहले पहुंच गई। और तभी पीछे से इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अंदर आए, साथ में माल्टा पुलिस के जवान। तीनों अपराधी वही पकड़े गए। उनमें से एक वही था जिसने ब्रुक की हत्या की थी, और दूसरा एडमिरल्टी ऑफिस का उच्च अधिकारी। अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में था, ब्रिटिश नवल स्कैंडल एक्सपोज्ड, शर्लॉक होम्स सॉल्व्स द केस ऑफ द मैन हु नेवर डाइड। वॉटसन ने कहा, होल्म्स, ये अविश्वसनीय है। तुमने एक ऐसा केस सुलझाया जहां कोई हत्या नहीं हुई, फिर भी हर कोई मरने से डरता रहा। होल्म्स ने पाइप जलाते हुए कहा, वॉटसन, कभी कभी सबसे खतरनाक हत्या वो होती है जो कभी होती ही नहीं, क्योंकि उस झूठ के नीचे सच धीरे धीरे दम तोड़ता है। मेलविन ने पुलिस के हवाले खुद को सौंप दिया। उसके चेहरे पर शांति थी। मैंने जो किया वो डर से किया था, उसने कहा। होल्म्स ने उत्तर दिया, अब जब सच सामने है तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद होल्म्स और वॉटसन वापस लंदन लौट आए। होल्म्स खिड़की के पास बैठे थे, थेम्स नदी की लहरों को देख रहे थे। वॉटसन ने पूछा, होल्म्स, क्या तुम्हें लगता है इस बार सच ने जीत हासिल की? होल्म्स ने कहा, वॉटसन, सच हमेशा जीतता है। कभी कभी उसे बस थोड़ी मदद की जरूरत होती है, एक ऐसे आदमी से जो कभी हार नहीं मानता। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और कमरा फिर उस परिचित शांति में डूब गया जहां अगला केस, अगला रहस्य कहीं पास ही इंतजार कर रहा था।